प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत नजदीक आ चुका है और अब बात करने वाले हैं कि यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। टॉप कैसे करें तो टॉप करने के लिए कुछ रणनीति होनी चाहिए और आज हम बताएंगे आपको हिंदी विषय में कि हिंदी में 90 प्लस अंक लाने के लिए क्या क्या करें, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह की परिस्थिति आती है और कैसे हम उसका सामना करेंगे। तो देखिए, जब हिंदी में अगर 90 मार्क्स की बात है, हमको क्या करना चाहिए। आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना अंक का रहता है, कितना मार्क्स का, 50 मार्क्स। और इसके लिए कितना क्वेश्चन दिया जाता है, 100 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन में हमको बनाना है कितना, 50। और आपका पूरा सिलेबस अच्छे ढंग से कंप्लीट करवा दिया गया है, पूरा है ना। तो सबसे पहले हम व्याकरण वाला बात जानेंगे। व्याकरण, अब देखिए व्याकरण में ऐसे टॉपिक का नाम लेंगे जो 100% वहां से क्वेश्चन आ रहा है, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। जैसे आप जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग देखिए 2 या 3 नंबर का पूछा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए उसके बाद प्रत्यय में से ही रहता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन। समास रहता है, समास 5-6 नंबर कह सकते हैं। संधि पूछा जाता है, 5-6 नंबर का ये भी रहा है। उसके बाद विलोम शब्द 2-3 नंबर कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द 2-3 नंबर का। आपको विशेषण 2-3 नंबर का पूछा जा रहा है। मुहावरा अनेक शब्द का एक शब्द। अब देखिए ये जितना टॉपिक हम बता रहे हैं इसमें से 100% क्वेश्चन रहता ही है, 100% क्वेश्चन रहता ही है। अभी हम बात करें सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कैसे 50 का 50 सही करें। अब इस टॉपिक को जोड़ेंगे तो लगभग 15-20 क्वेश्चन आपको आसानी तौर से बना सकते हैं। इसके अलावा बेसिक भी रहता है, तो बेसिक देख तो लेना है, लेकिन जिनमें कंफर्म रहेंगे वही क्वेश्चन आपको लगाना है, वही बनाना है, बाकी बात को छोड़ देना है। और देखिए सारा काम किस पर हो रहा है, गद्य और पद्य, गद्य व पद्य। इसमें क्या करना है, सारांश पढ़ना है। सभी का सारांश आपको ठीक से पता होना चाहिए, सभी का सारांश पता होना चाहिए। सारांश देखिए ये बहुत यानी जड़ है, कई क्वेश्चन का जड़ है। क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा। अगर हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात, ये सारांश से क्वेश्चन बन रहा है। लघु उत्तरीय की बात करेंगे तो कहां से क्वेश्चन बन रहा है, लघु उत्तरीय। अगर सारांश को सारांश समझ लेंगे, चाहे कविता को चाहे कहानी का हो, उसी से क्वेश्चन बन रहा है। अगर दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे तो कहां से क्वेश्चन बन रहा है, सारांश से ही। उसके बाद अगर सप्रसंग व्याख्या की बात करेंगे, सप्रसंग व्याख्या की बात करेंगे तो कहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से। इसीलिए हम अभी एक सारांश को लेंगे समझने के लिए, फिर बात करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। हम बता रहे हैं कि दहेज प्रथा से रिलेटेड है सिपाही की मां, उस पर हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। दहेज प्रथा से रिलेटेड है सिपाही की मां, और सिपाही की मां विधा एकाकी है। इसका लेखक है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। और इस एकांकी के माध्यम से कभी हमारे देश में जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार में है, उनका जिंदगी एक तरह से बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। उनका जिंदगी जो है बहुत ही कष्ट में बीत रहा है, और इस एकाकी के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी बेटी के विवाह के लिए अपने इकलौता पुत्र को प्रदेश कमाने के लिए भेज देते हैं। इस कहानी का जो एकाकी का जो मुख्य पात्र है आपको विष्णु है। विष्णु के पुत्री का नाम है मुन्नी और बेटा का नाम है
मानक, एक पड़ोसी है कुंती। तो होता है क्या, तो विष्णु जो है अपने बेटी के विवाह के खातिर, क्योंकि अभी भी जो है वर्तमान समय में देख रहे हैं कि विवाह शादी बिना दहेज प्रथा के नहीं होता है, तो अपने बेटी के विवाह के लिए क्या करते हैं, अपने इकलौता पुत्र मानक को फौज में भर्ती करवा देते हैं। दोनों माँ बेटी आंगन में बैठी रहती है और मुन्नी कहती है कि माँ देखिए गाड़ी का सीटी बज रही है, लगता है कि भैया की चिट्ठी आ गया है। तो जाती है चिट्ठी लाने के लिए। जब उधर से रिटर्न आती है तो विष्णु पूछती है मुन्नी से, क्या रे चिट्ठी ले आई? कहते नहीं माँ, चौधरिया का चिट्ठी आया है। कहते दो, तुम जो बार बार कहती है इस मंगलवार भैया की चिट्ठी आ जाएंगे। तो मुन्नी कहती है कि माँ चिंता मत करो, अगले मंगलवार जो है ना पक्का भैया की चिट्ठी आ जाएंगे। फिर आगे बात चलता है, दोनों बातचीत माँ बेटी बात करती रहती है और विष्णु कह रही थी मुन्नी से कि चौधरिया कह रहा था, चौधरी कह रहे थे कि चिट्ठी जो जाता है पनिया जहाज से जाता है। नहीं, दोनों में बातचीत होते रहता है। तो कहते हैं क्या चौधरिया दुदिना के प्रदेश में मछली दिया है, दुदिना के लिए प्रदेश में गला और कुम्हारो बिसर गला। तो मैं वैसे जो मनाता है बोलते रहते हैं, इतना बात होता है। कुछ देर के बाद उनकी पड़ोसी कुंती आ जाती है। कौन आती है? कुंती आ जाती है और कुंती कहती है क्या विष्णु बहन आज भी चिट्ठी मानक का नहीं आया? कहते हैं कहाँ आया? कहते हैं कि बेचारा मानक अगर चिट्ठी भेजता और गांव आता, बेचारी मुन्नी के हाथ पीले कर देते। अब देखिए अभी समाज का रीति रिवाज क्या है कि इन्हीं का बेटी बेटा है, इन्हीं का बेटी बेटा है, उनको शादी विवाह का चिंता नहीं है, लेकिन गांव वाले को ज्यादा है, आसपास के लोगों को ज्यादा है। ये बात होता है। कहानी के दूसरे भाग में होता है कि विष्णु चारपाई पर सोई रहती है। विष्णु चारपाई पर सोई रहती है और एक सपना देखती है कि मानक को दूसरे सिपाही यानी मार रहा है और सपना में जो है मानक जो है भागते भागते विष्णु के पास आ जाता है और कहता नहीं इसे मत मारो, ये तो मेरा बेटा है। दूसरे सिपाही कहता नहीं तोहर बेटा छियो, 1000 के दुश्मन छो, एकरा नहीं छोड़बो हम। कहता नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे। कहते नहीं मेरा बेटा है। दूसरे सिपाही पूछती है कुंती से ये तुम्हारा कौन लगता है? कहता मेरा बेटा है। तो क्या होता है, दोनों के बीच युद्ध होते रहता है, दोनों के बीच युद्ध होते रहता है। और जब मानक दूसरे सिपाही को मारना शुरू करते हैं तो कुंती कहती है कि नहीं बेटा तुम इसको नहीं मार सकता है, तुम्हें मेरी सौगंध है, क्योंकि जिस तरह से हम तुम्हारे लिए व्याकुल हैं, रोना धोना कर रहे हैं, तुम्हीं पर ये घर परिवार चल रहा है, ठीक उसी तरह से उनका भी घर परिवार है, समाज है, देश है, इसीलिए तुम इसे कुछ नहीं कर सकता है। यानी इस तरह से किसी भी सिपाही की मां को पता किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। हम जो ये सारांश बताने के रीजन ये है कि किसी भी सारांश को हम समझ लेंगे उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बताइए अगर व्याकरण का पाठ ये कर लेते हैं, ए टू जेड सारांश समझ लेते हैं, लघुतीय 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 5 नंबर का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम ठीक से नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है, 15 नंबर का क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय रहता है। इसमें 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। 3 क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन जो आपको सारांश वाला रहेगा, एक क्वेश्चन को बना दिया जाएगा 20 से, जिस तरह से हम बता देते हैं। जैसे आप ले लीजिए, उसने कहा था तो लहना सिंह का, या उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए, या मालती का चरित्रण कीजिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है कि जैसे शिक्षा चैप्टर में दिया हुआ है कि बच्चों को प्रारंभ से कैसे वातावरण में रहना चाहिए, ये अच्छे वातावरण में वहां में रहना चाहिए। इस तरह से हम चाहेंगे तो 50 के 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सही कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए 100% व्याख्या अगर हम लेते हैं, 100% व्याख्या 2 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और 8 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है। तो 100% व्याख्या कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन एग्जांपल ले, बोलिए कौन एग्जांपल ले? हम ये लेते हैं मोटिवेट, मलिक मोहम्मद जैसी वाला ले लेते हैं, जो एक तरह से क्या है, मोटिवेट है। एक तरह से क्या है, मोटिवेट है। अभी प्रेरणा के लिए जरूरत है। अब देखिए एक पंक्ति है, धनी पुरुष जस किरतहु जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। 100% व्याख्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 100% व्याख्या में क्या करेंगे, तो 100% व्याख्या में आपको करना है, तो किस पद का लाइन है, ये करबक का है। किस काव्यखंड का लाइन है, करबक का है। लिखना है प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित है, और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह मानव धन है, वह व्यक्ति धन है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे करके दिखाए कि उन्हें जाने के बाद जिस तरह से फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, और अपने साथ सुगंध नहीं ले जाते हैं, सुगंध छोड़ के जाते हैं, ठीक आप लोग को भी इसी तरह से कुछ ऐसा इतिहास रचना है, ऐसा कर दिखाना है तो आपको जाने के बाद इस संसार में आपका नाम रहे, आपका कर्म रहे। इस तरह से आपको लिखना है। फिर दूसरा अगर आप एग्जांपल लेंगे 100% व्याख्या में से, बातचीत चैप्टर का है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रूप दिखाया करती है। ये संसार का सबसे भारी आईना है, जैसा सूरत चाहो ऐसा सूरत देख लो, कोई दुर्घट बात नहीं है। 100% व्याख्या में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, और इस निबंध के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है, हमारा जो मन है, स्वभाव है, चलचित्र की तरह, सिनेमा की तरह अलग अलग रूप दिखाया करती है, अलग अलग रूप दिखाया करती है। और आपको पता है आनी से बानी और बोली से पहचानी। आपको पता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है हर एक पल, हर एक सेकंड अलग अलग रूप दिखाया करती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव है, बातचीत के दौरान करते हैं, तो बातचीत के दौरान क्या होता है, किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में मालूम किया जा सकता है, आराम से जान सकते हैं। ये संसार का बहुत बड़ा आईना है। तो आईना में कैसा सूरत देखते हैं, जैसा सूरत रहता है उसी तरह की सूरत देखते हैं। आप लोग समझ गए? चलिए इसके बाद आप लोग हम बात करते हैं कि दिक्कत कहां करते हैं। मान लीजिए सारा विषय हम पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, अगर यहां से एग्जाम हॉल जाते हैं, एग्जाम हॉल जाने के बाद क्या होता है, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, दूध ले आओ जब। चलिए हम बात कर रहे थे एग्जाम हॉल की। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन मिलने के बाद विद्यार्थियों को सबसे बड़ा डर क्या होता है, क्या क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, इतना पढ़े है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको वहां पेशेंस बना के रखना है। क्या करना है, पेशेंस बना करके। और पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे तो 2 मिनट रुक करके 5 मिनट लगे तो लगे, लेकिन 50 के 100 के 100 क्वेश्चन आपको देख लेना है कि कौन क्वेश्चन आप बना पाएंगे, कौन क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्या होता है कि क्वेश्चन देख करके ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है। अगर ज्यादा उत्तेजित होंगे क्या करेंगे, गलत क्वेश्चन बना के रख लेंगे, बाद में आसान देखेंगे तो छाती पीटेंगे। छाती पीटना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। और आपको भरना है तो किससे भरना है, ब्लैक पेन से ही भरना है। किस पेन से, ब्लैक पेन से भरना है। और भरने का तरीका क्या है, जिस तरह से गोला है, गोला है तो गोला में क्या करेंगे, पहले चारों बगल से लाइन के चारों तरफ कर लेंगे, आप फटाफट क्या कर देंगे, भर देंगे आराम से। कभी कभी क्या होता है कि आप सही भरेंगे और ठीक से OMR नहीं भर पाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, गलत कर दिया जाएगा। इसीलिए सतर्क होकर के आपको क्या करना है, भरना है नहीं। और 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आम बात है, थोड़ा धैर्य बना करके रखना है, इसमें कोई दिक्कत
और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर इतना बता दिए हैं, कैसे 90 प्लस लाएंगे, इसमें कोई अगर सवाल है तो हमसे पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछिए। हाँ, सब्जेक्टिव भी चलेगा। नहीं, कोई क्वेश्चन है ऐसा तो कहिए कि सर कैसे आंसर लिखेंगे, कोई क्वेश्चन बोलिए। मतलब तरीका बताइए सब्जेक्टिव लिखने का। हाँ, आप क्वेश्चन पूछिए ना, हम बता देते हैं आंसर कैसे लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आसानी है, सर आंसर एक बोल दे। चलिए बोलिए, पूछिए। सर जैसे किसी चीज का निबंध करता लिखने के लिए हम निबंध हम कैसे लिखेंगे? बोलो सर। जैसे निबंध है, कोई किसी भी कहता है निबंध लिखने, किसी विषय दे देता है और उसको निबंध लिखने है, तो हम उसका हेडलाइन कैसे लिखेंगे, यानी उसका पहला लाइन कैसे लिखेंगे जो हमको सही नंबर मिल जाए? चलिए निबंध की बात करते हैं। कुछ हम ऐसे निबंध बोलते हैं कि जो आपको पता हो। जिस तरह से अगर हमको दे दिया है कि देख सरस्वती पूजा है, या इसके बाद आने वाला समय होता है एग्जाम के जस्ट बाद आपको होता है होली। होली के बारे में बता रहे हैं पहले। अब देखिए, आपको पता है होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है, और होली एक तरह से जो है ना, एक प्रेम का त्योहार माना जाता है। और इसमें हम पहले क्या करेंगे, कुछ पौराणिक इसका बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पौराणिक बात। तो पौराणिक बात है कि जब आप देखे होंगे कि हिरण्यकश्यपु की बहन की नाम होलिका थी। क्या नाम थी? होलिका। आपको पता होगा कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, और हिरण्यकश्यपु कहते थे कि हम ही भगवान है, और उनको पूजा करने के लिए मजबूर करते हैं, और हर तरह से चाहते हैं कि इसको हम समाप्त कर दे संसार से, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं बिगड़ता है। उसी में बात बंद कीजिए। उसी में जो है होलिका कहती है कि प्रभु भैया हमको जो है ना भगवान वरदान दिए हैं, इसको ले जाएंगे और जला देंगे। तो क्या होता है, होलिका अग्नि को प्रकट करके प्रहलाद को लेकर के, यानी अग्नि प्रविष्ट करती है, और कोई वरदान जो मिलता है दूसरे को सहायता देने के लिए, मारने के लिए नहीं। क्या होता है, इसका परिणाम निकलता है होलिका जल जाती है, और उसी दिन से हम लोग पहले होलिका दहन मनाते हैं, उसके बाद होली, उसके अवसर पर रंग त्योहार खेलते हैं। अब इसमें इसके बाद है कि मुख में ये पौराणिक बातें लिख लीजिए। अब होली में क्या होता है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, पुआ पकवान बनता है, जो गिरा बिरहा गाते हैं। नहीं, इससे क्या होता है, एक दूसरा से प्रेम बढ़ता है। इस तरह से आपको लिखना है। जिस तरह से सारांश है, एक सारांश और समझ लीजिए। आपको सारांश पूछ दिया जाता है, तो सारांश हम बताते हैं अर्धनारीश्वर। और ये इसीलिए हम टॉपिक चुने हैं, हमारे समाज में बहुत भेदभाव हो रहा है, स्त्री पुरुष में भेदभाव हो रहा है, और इसके माध्यम से जो सुनेंगे उस तक बात पहुंच जाएगा। थोड़ा भेदभाव इसके माध्यम से थोड़ा दूर हो जाएगा। आपको पता है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, और निबंध विधा है। और इस विधा के माध्यम से कवि कह रहे हैं यह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधान पुरुष का और आधान स्त्री का। इसमें बताया गया कि एक ही मूर्ति के दो रूप है, एक ही मूर्ति के दो रूप है, आधान स्त्री का है, आधान पुरुष का है। एक ही मूर्ति के दो आंख है, दो भुजा है, दो पांव है। नहीं, एक हाथ में डमरू है तो एक हाथ में चूड़ी है, एक पांव में क्या है, जालीदार साड़ी है, तो दूसरे हाथ में बागंबर है। और इससे प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष एक दूसरे के समान है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा बात नहीं होता है। पुरुष पुरुष में है व्यस्त, और स्त्री स्त्री में व्यस्त है, और एक दूसरे के गुणों को अपनाने से इतराते हैं, भय खाते हैं। लेकिन मेरा कहना है इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के गुणों से भय नहीं खाना चाहिए, दोनों एक दूसरे के समान होता है। कभी भी एक दूसरे का गुण दूसरे को दोष नहीं हो सकता है। इसमें आपको पता है
स्त्री की पराधीनता नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई है। कब से शुरू हुई है? जब से मानव कृषि करना शुरू किए हैं, जब से मानव कृषि करना शुरू किए हैं, तब से महिलाओं को, स्त्रियों को बहुत अधिक मोल चुकता करना पड़ा है। अब महिला पुरुषों के अधीन हो चुका है। अब यहां तक जीवन मरण, नीक बेजाय, आना जाना, दुनिया जान के कुछ भी हो, अपनी मर्जी से महिला नहीं कर पाती है, पुरुषों के अधीन रह पाते हैं, रह गए हैं। और मेरा मानना है, और कभी भी इस तरह की बात बताया है, अगर कोई पुरुष है, अगर कोई पुरुष है, स्त्रियोचित गुण अपना ले, उसका जिंदगी में पूर्णता का बोध होगा, उसे किसी तरह के समस्या नहीं हो सकता है। अगर स्त्री है, अगर वह भी पुरुष के गुण अपना ले, तो माता पिता दोनों के फर्ज अदा कर सकती है। ठीक इस तरह से आपको लिखना है कि मैंने लगे एग्जामिनर के कुछ बात है, इसमें कोई दिक्कत है? और कोई क्वेश्चन है? बोलिए। 4 नंबर का जो संक्षेपण देता है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे जो हमको पूरा 4 में 4 मार्क्स देते हैं? ठीक, बैठ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संक्षेपण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? संक्षेपण के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जहां तक संक्षेपण की बात है, और हम देखते हैं कि बहुत सारा विद्यार्थियों को ये चीज पता नहीं है, बहुत सारा विद्यार्थियों को पता नहीं है। सीधा सीधी जवाब आता है कि सर उसको गिनती कर लेंगे, छोटा करके लिख देंगे। तो संक्षेपण कैसे बनाएंगे? संक्षेपण, अब देखिए, संक्षेपण बनाने का तरीका समझिए। अगर कोई गद्यांश आपको दे दिया, कोई गद्यांश आपको दे दिया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम गिनती कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेते हैं कि कुल शब्द 100 हुआ। कितना हुआ? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? यानी 33 आएगा शब्द। शब्द कितना आएगा? 33 शब्द। कुल शब्द आपको 100 है। तो पढ़े इसको रीडिंग करेंगे तो पता तो चलेगा किससे संबंधित है। अगर आपको शीर्षक आसानी तौर पर नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? अगर आसानी तौर पर आपको पता चले कि चलो पर्यावरण से संबंधित है, किससे संबंधित है, या प्रदूषण से संबंधित है, अगर आपको ऐसा पता न चले तो अंतिम घड़ी में क्या करेंगे? मेरा याद कर लेंगे। नहीं, क्या करना है? याद कर लेंगे। तो उस समय क्या करेंगे? इस गद्यांश को पढ़ेंगे। जिस शब्द, यानी जो शब्द बार बार आएगा, यानी जिसके बारे में बार बार कहा जाएगा, शीर्षक वही दे देंगे। आप क्या करेंगे? शीर्षक वही दे देंगे। भाग देकर के जितना 33 शब्द बच्चा बाकी बना हुआ है, उतना शब्द सेंटेंस बना के लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छाप देंगे। यानी जिस आधार पर दिया गया है, उतना शब्द को थोड़ा सटीक करके अपना से लिख देंगे। 4 का 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर शीर्षक नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर वैसे कट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? स्टॉप कीजिए।